अक्सर माँ बनते ही महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी नौकरी छोड़ दें। कारण बताया जाता है बच्चों की देखभाल। लेकिन जब त्याग करने का नंबर आता है तो महिलाएं ही क्यों, यहाँ मामला कुछ और है। महिला काम करना चाहती हैं, लेकिन उनका नियोक्ता विभाग कार्य करने नहीं दे रहा है। पूरे मुद्दे पे चर्चा करेंगे, क्या है वो कारण और कौन सी हैं मुख्य बातें। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। बीके माला जी हैं, आप अधिवक्ता हैं। बीके माला जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारे साथ शिवेन पांडे जी हैं, आप आउटसोर्स कर्मचारी धन्यवाद हैं और आपका स्वागत है कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, विभिन्न मुद्दों की बातें करें, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रीवा शहर के मैदानी मोहल्ले में रहने वाली रश्मि यादव, इन्हें रीवा के सबसे बड़े और पुराने पीके बालिका विद्यालय में जून 2022 में आउटसोर्स पियून की नौकरी मिली। रीवा जिले में स्कूलों में ठेके पर कर्मचारी देने का काम MP कॉन नाम की कंपनी देख रही है। एक साल बाद यानी जुलाई 2023 में इन्हें एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के लिए रश्मि ने स्कूल से मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश लिया, लेकिन बेटी होने के बाद जब वापस ड्यूटी ज्वाइन करने गईं तब उन्हें वापस काम पर नहीं रखा गया। रश्मि को बताया गया कि उनके आवेदन की रिसीविंग नहीं है। कम पढ़ी लिखी होने के कारण रश्मि के साथ यह धोखा हो गया। मेरे प्रेगनेंसी टाइम में मैंने लीव लिया, उनसे छुट्टी मांगा, क्योंकि मैंने 9th मंथ तक जॉब किया। 4 तारीख तक मतलब 3 तारीख तक मैंने नौकरी पे गई। उन्हें रजिस्टर नहीं मंगाया, साइन नहीं कराया, मतलब नया रजिस्टर चाहिए था, वो ख़त्म हो गया था साल का रजिस्टर, तो नया रजिस्टर नहीं मंगाया। 3 दिन की उपस्थिति मेरी इंक्लूड नहीं हुई। और उसके बाद मैंने 3 तारीख को छुट्टी लगाई, 3 जुलाई को 2023 को, क्योंकि मेरी 16 जुलाई की डेट थी। डॉक्टर ने मुझे दिया था, 16 जुलाई की डेट दी थी डॉक्टर ने मेरे सोनोग्राफी की रिपोर्ट से। क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं नहीं जानती कि उसमें पौती दी जाती है, मतलब कि कोई आपको कागज़ में दिए कि आपकी मतलब ये है सबूत। मैं चली आई। 8 जुलाई को मेरी बेबी हुई। 27 सितंबर को जब मैं गई स्कूल 2023 को, तो मैं गई तब मुझे जानकारी हुई कि आपकी कंपनी ने अनऑथराइज कर दिया गया है। तो मैं जब प्रिंसिपल से बोली कि हमको तो कोई जानकारी नहीं है कि हमें क्यों निकाला गया, तो बोले मैं क्या करूं, जाओ कंपनी से बात करो। मैं राजन स्कूल के गई, उनने बोला काम हो जाएगा। अब ये कि हम तो यही कर सकते हैं ना कि उन लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ देते, हमारी 10,000 की नौकरी ले लिए। इसका लाभ मिलता है लोगों को मध्य प्रदेश में, तो इसका लाभ हमको नहीं मिला, हमारी नौकरी ही चली गई। हम इसी से गुजारा कर रहे हैं, अपने जीवन का यापन कर रहे हैं 10,000 की नौकरी से, अपने बच्ची का अपना, और यही ले लिए वो हमसे। हाँ, देखे तो सही, अब मैं बच्ची लेके कैसे रह पाऊंगी, कैसे अपना जीवन यापन कर पाऊंगी यहाँ। अब हम लोगों की तो नौकरी ही पक्की नहीं है। प्रिंसिपल कहता है जब चाहे जब ले ले, जब चाहे जब ले ले, तो हो गया। और जब चाहे ले लिए, उन्हीं के हाथ में नौकरी थी हमारी। MP कौन कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा इस चीज़ की। हमको तो अनऑथराइज किया गया है कंपनी ने, उसका कागज नहीं दे रही है। रश्मि ने अपने साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ रीवा विधायक राजन शुक्ला से लेकर जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल, जिला सुनवाई केंद्र पीके स्कूल के प्राचार्य और अपने ठेकेदार यानी आउटसोर्स कंपनी के प्रभारी सबसे गुहार लगाई, लेकिन रश्मि को कहीं से न्याय नहीं मिला। कोई मामला नहीं हुआ है हमारे यहाँ। पहले तो हम आपसे असहमत हैं, कोई मामला नहीं हुआ है हमारे यहाँ। आउटसोर्स के लिए हमारे एम्प्लॉई को प्रदाता जो कंपनी है वो है MP कॉन। MP कॉन के लोग यहाँ पे कर्मचारी को अपॉइंट करके और हमारे यहाँ भेजते। हम लोग न तो उनको नियुक्त करते न तो उनको निकालते। MP कॉन के लोग हमें एम्प्लॉई देते हैं, हम उनकी हाजिरी भेजते। अवकाश का या सेवा की क्या शर्तें हैं, ये MP कॉन का मैटर है और एम्प्लॉई का मैटर है, हमारा मैटर ही नहीं है। दरअसल वो तो अब्सेंट और प्रेजेंट मांगते हैं हमसे। MP कॉन किन शर्तों पे रखता है, MP कॉन किन शर्तों, जैसे उनका अपॉइंटमेंट मैंने तो किया नहीं था, कंपनी ने भेजा था। कंपनी ने उनकी जगह में किसी और को अगर भेजा तो ये कंपनी का मैटर है।
क्या रश्मि लाडली बहना नहीं है? क्या रश्मि की बेटी लाडली लक्ष्मी नहीं है? रश्मि जैसी ही कहानी प्रदेश के बाकी 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की है। नए जुमले देने और उनके प्रचार में व्यस्त सरकार को इन कर्मचारियों की सुध कब आएगी? मध्य प्रदेश सरकार के 56 विभागों में काम करने वाले 80% कर्मचारी ठेके पर हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था, नगर निगम हो या कलेक्ट्रेट, यहाँ पीछे के दरवाजे से 80% काम निजी ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। क्या आपको मालूम है किसी दुर्घटना स्थल में सबसे पहले पहुंचने वाला डायल 100 एम्बुलेंस 108 सरकार की नहीं है? स्वास्थ्य विभाग में 3 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें 2.5 लाख ठेके पर हैं। डिजिटल इंडिया में सरकार के लगभग सभी काम कंप्यूटर पर निर्भर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार के पास एक भी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। सारे कंप्यूटर ऑपरेटर ठेके पर हैं। कोविड में भी हम लोगों ने ड्यूटी की है। जब यहाँ लोग अपने माँ बाप को और भाई बहन को लोग छोड़ के चले जाते थे, उस विकट परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार का साथ दिया। यहाँ जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनके साथ में हमने काम किया है। ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों की ऐसी दुर्गति होगी तो भला वो जनहित के काम ईमानदारी से कैसे करेंगे? क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही किसी ठेकेदार के भरोसे छोड़ सकते हैं? नहीं ना। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना हक मांगना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे। पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं। हमने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में जो कहानी थी, जिस महिला की कहानी थी, वो केवल उनकी ना होकर वो सभी आउटसोर्स कर्मचारी और जो ठेके पर काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी है। हम चलेंगे शिवेंद्र पांडे जी के पास। शिवेंद्र पांडे जी, आप स्वयं भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ये जो कहानी आपने देखी, ये रिपोर्ट देखी आपने, इस पे क्या कहना है आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप आउटसोर्स आवाम की एक आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। मैं जो कहानी देखा हूं तो मेरा अनुभव रहा है, हम लोग सेम एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं। मेरा व्यक्तिगत उस पर अनुभव ये है कि संवैधानिक गाइडलाइंस के अनुसार जो शासन के प्रावधान है, तो शासन के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए मातृत्व अवकाश शायद 3 महीने से बढ़ के अब 6 महीने हो गया है, पर वो आउटसोर्स के क्षेत्र में लागू नहीं होता। तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन या कि जो सत्ता पर बैठे हैं उनसे मांग करना चाहूँगा कि मैं कहता हूँ 6 महीने ना दें, 3 महीने दें। वो भी मनुष्य हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं। तो ये जो पीड़ा है उनकी, ये बेहद दुखद है। मैं समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से एक सामर्थ्य बनने का काम करूँगा, और आप आज दिखाए हैं तो हो सकता है हमारी टीम हमारे द्वारा कल जाके उनके पास साक्षात्कार करे, उनका हक दिलाने का काम करे। जैसी घटना आप दिखाए हैं, ठीक ऐसी घटना हमारी संस्था एसजीएमएस में हुई थी अभी लगभग 7-8 महीने पहले। रश्मि रावत करके एक कर्मचारी हमारी जो बाटा के पद पे कार्यरत हैं, उनकी भी बेटी हुई थी, तो वो मातृत्व अवकाश पर आवेदन दे के चली गई थी, पर वो जब वापस आई तो उनको काफ़ी भटकाव का सामना करना पड़ा। विभाग कहता था वहाँ जाइए, आपकी केवाईसी री-केवाईसी नहीं हो पाएगी, आपका पैसा नहीं आएगा। तो हमारे संगठन द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा प्रयास करके उनको हक दिलाने का काम किया गया। और मैं कह सकता हूँ कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जैसे आप जो पिक्चर दिखाए, हम लोग हैं या कि अन्यत्र हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जो उनका मजदूर यूनियन संघ की जो गाइडलाइंस है, तो उसके अनुसार कोई चीज़ उनको प्राप्त नहीं होती है, चाहे वो बोनस हो, चाहे पीएफ हो, चाहे उनका वार्षिक मानदेय हो, चाहे सेफ्टी संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे लीव संबंधी चीज़ें हो, ऐसा उस गाइडलाइन के अनुसार प्राप्त नहीं होता। कंपनियां, जो इंडस्ट्रियां आती हैं, वो संस्था से टाई अप करके वो अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार कार्य कराती हैं, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि शोषण का शिकार करती हैं।
शोषण में ले जाती हैं, धकेलने का काम करती हैं, उनका हक नहीं देती, तो लोग और हम सब आउटसोर्स कर्मचारी और गरीबी के कगार में जाते हैं और अपना हक नहीं प्राप्त कर पाते। यही मेरी राय है इस क्षेत्र पर। जी, शिवेन जी ने भी बताया है कि जो स्थितियां हैं विभाग की, बीके माला जी के पास चलेंगे। बीके माला जी, आप इस रिपोर्ट को देखकर और शिवेन जी ने जो बताया है उन बातों पे क्या कहते हैं आप? देखिए, आज का जो मुद्दा है आउटसोर्स समझ लेना चाहिए कि आउटसोर्स है क्या, और आउटसोर्स क्यों सृजन हुआ, और मध्य प्रदेश नहीं पूरे समूचे भारत में आउटसोर्स की प्रक्रिया क्यों क्रियान्वयन की गई, क्यों लागू की गई। आज समूचे देश में और विशेष तौर से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का अभाव है। जो मध्य प्रदेश में विभाग हैं, उन विभागों में सभी पद रिक्त हैं। जनसंख्या बढ़ रही है परंतु पद सृजित नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो रिटायरमेंट कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, तो नए की भर्ती नहीं हुई। यदि कभी ऐसा हुआ कि अनुकंपा के नियुक्ति के भी प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर भार बढ़ने लगा और सरकार ने यह प्लान किया कि हम आउटसोर्स ठेके पर कर दें। यह सुनियोजित तरीके से एक मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए शोषण का एक प्लान बनाया गया है। जो मुझे समझ में आता है कि आउटसोर्स का सीधा सीधा अर्थ है एक व्यापार। एक ठेकेदार को टेंडर होता है, वो ठेकेदार उसमें टेंडर प्राप्त करता है और टेंडर प्राप्त करने के कारण वो कर्मचारियों को भरता है और जैसे भी हो वो चलाता है। आउटसोर्स का मतलब है कि सीधे टेंडर होगा, एक विभाग के लिए टेंडर किया जाता है या स्टेट के लिए टेंडर किया जाता है एक पॉलिसी के लिए। जैसे मान लीजिए मेडिकल के क्षेत्र में है, तो मेडिकल में एक टेंडर हुआ, उस टेंडर होने के बाद वो कर्मचारियों को रखा जाता है। तो जब व्यापारी एक टेंडर लेगा तो निश्चित तौर से वो आमदनी अर्जन करेगा। तो आमदनी कहां से प्राप्त करेगा? उन्हीं लोगों से प्राप्त करेगा जो कर्मचारी है। हमने पढ़ने के लिए संकल्प किया, हम मेडिकल के क्षेत्र में गए, तकनीकी के क्षेत्र में गए, या हमने जीआरएफ किया, नेट क्वालिफाइड हुए, और फिर आउटसोर्स कर्मचारी हम ठेके पे रहते हैं। तो ठेका आउटसोर्स ठेका है। फिर आउटसोर्स ठेके के बाद आपने सुना होगा कि पेटी होती है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेके पे ठेका होता है। मध्य प्रदेश में एक बड़े पूंजीपति को ठेका मिलता है, जुगाड़ का ठेका मिल गया। ठेका होने के बाद उसने अपने स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में उसने दूसरे को दे दिया, वो चला रहा। यानी एक ठेकेदार उस कंपनी को चलाने के लिए कई जगह में पार्टनरशिप में और पेटी पे ठेका दे दिया जाता है। तो ऐसे जब ठेके पे ठेका होता है, किसी का टेंडर हुआ 5 लाख का, या टेंडर हुआ 5 करोड़ का, या टेंडर हुआ 500 वर्करों का, तो वो 500 वर्करों का ठेका तो दूसरा वो लोकल लोगों को पेटी में दे देता है। तो जब पेटी में दे देता है तो वो वहां के कर्मचारियों को, लोकल आदमी को भरता है। तो वो वहां का उसका वेतनमान जो स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो जो भी मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं देनी चाहिए, वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए कि लोकल व्यक्ति जब लोकल ठेकेदार होता है तो वो अपने पैमाने पर कर्मचारी भरता है, या अपने लोगों को भरता है, या जुगाड़ के लोगों को करता है, या कि मनमानी करता है। तो जब ठेकेदारी चलेगी, जहां भी ठेकेदारी चलेगी वहां मनमानी चलेगी, वहां शासन के रेगुलेशन को फुलफिल नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, आज समूचे मध्य प्रदेश में हर विभागों में पद रिक्त हैं, हर विभागों में आउटसोर्स के कर्मचारी रखे जा रहे हैं। तो जो आउटसोर्स के कर्मचारी रखे जा रहे हैं वो टेंडर पे रखे जा रहे हैं और उन कर्मचारियों का शोषण हो रहा। उनका जो मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार का वेतनमान है, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की जो लीगल सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही। जैसे अभी शिवेन जी कह रहे थे, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं कि वो एक महिला है, उनको लीव मिलनी थी, मेडिकल लीव मिलनी थी। प्रेगनेंसी में हर महिलाओं को मेडिकल लीव मिलती है, 6 महीने तक वो मेडिकल लीव ले सकती हैं। ये गवर्नमेंट रेगुलेशन है, पर ये संविदा के लिए भी लागू है। महिलाओं के लिए तो जो आउटसोर्स की महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी गर्भवती महिलाओं को हर सुविधाएं मिलनी चाहिए इसके। और जब वो मेडिकल फिट हो जाती हैं, मेडिकल फिटनेस आ जाती है, उसके बाद वो अपने पद में ज्वाइन कर सकती हैं। इसी प्रकार हर विभागों में है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण का एक तरीका है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो सुविधाएं हैं भारत सरकार की, मध्य प्रदेश की, इनके लिए पीएफ काटना चाहिए,
ये वही सुविधाएं मिलेंगी जो भारत सरकार की सुविधाएं हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, पर किसी विभाग के, जैसे मेडिकल विभाग को ले लीजिए, मेडिकल में बिना प्रशिक्षण के हर मंथ उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, हर मंथ वो किट दी जानी चाहिए, मेडिकल किट दी जानी चाहिए। उन्हें बिना प्रशिक्षण के हर मंथ उनको प्रशिक्षण होना चाहिए, पर आज प्रशिक्षण नहीं हो रहा। उनको हर मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, उनको मेडिकल बीमा होना चाहिए, पर इस प्रकार के आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके खाते में पैसा जाना चाहिए। पर किसी भी कर्मचारी को, लगभग ऐसे कर्मचारी हैं जहां अधिकतम मात्रा में है, वहां तो कुछ जा रहा है, वहां तो पीएफ कट रहा। पीएफ उनको वेतन के अलावा पीएफ कटना चाहिए, पर उसी वेतन में, मान लीजिए उनका वेतन है 18,000, तो 18,000 में पीएफ कटेगा, 18,000 में उनकी ट्रेनिंग का पैसा कटेगा। ये उनके साथ शोषण हो रहा। आज आउटसोर्स कर्मचारियों का एक शोषण करने का तरीका है आज पूरे देश में, और यहाँ मध्य प्रदेश में विशेष तौर से हर विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी रखे जा रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाने से जो प्राइवेसी है, जो लाइबिलिटी है, आउटसोर्स कर्मचारी भी लाइबिलिटी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है। तो जब रेगुलर ना होंगे तो वो अपनी लाइबिलिटी, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य का निर्वाह, कर्तव्य तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, पर जो रेगुलर कर्मचारी के रूप में करता है, जो उनके ऊपर एलिगेशन होते हैं, उनके ऊपर आरोप हो जाते हैं, तो वो लाइबिलिटी समझते हैं। पर निश्चित तौर से आउटसोर्स कर्मचारी जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है या भारत सरकार का प्लान है, इससे आने वाले समय में युवाओं का तो शोषण होगा। सरकार निश्चित तौर से जिस उद्देश्य के लिए की है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों का जो हक है, जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो नहीं मिल पाएगा। जी, बीके माला जी, आपने बात रखी है, इसमें कुछ ऐसे पहलू भी निकल के आ रहे हैं। यदि हम उन महिला की बात करें जिनकी यहाँ कहानी थी, आखिर जब हम समानता की बात करते हैं या नियमित कर्मचारी को मातृत्व अवकाश मिलता है, तो उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सरकार को भी सोचना चाहिए, उनकी नियोक्ता कंपनी को भी सोचना चाहिए। अगली बात यहाँ से आती है कि जब सरकार पैसे खर्च कर रही है, जो भी उनकी नियोक्ता कंपनी है उसे पैसे दे रही है, तो खुद कर्मचारी क्यों नहीं नियुक्त करती? जैसा आपने कहा कि विभिन्न विभागों में पद खाली हैं, पद भरे नहीं जा रहे हैं, वहां आउटसोर्स किया जा रहा है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से एक तरह से भाग रही है, जो उनकी जिम्मेदारियां उससे भागने की कोशिश कर रही है। उसका उदाहरण देख सकते हैं कि प्राचार्य महोदय अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि ये मेरा मामला नहीं है, ये उनकी जो नियोक्ता कंपनी है, एमपी कॉन जो भी कंपनी है, उसका मामला है। तो जब भुगतान हो ही रहा है उनको, और कल हम प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे थे आउटसोर्स कर्मचारी संघ के, उन्होंने भी कहा कि हम कहते हैं कि हमें जो वेतन दे रहे हैं उसी में आप नियमित कर दो, या नियमित कर्मचारी की तरह सुविधाएं दे दो। वो भी सुनने को तैयार नहीं है कोई। इस पे क्या कहते हैं आप? देखिए, एक एग्रीमेंट होता है जब कर्मचारी ज्वाइन करता है, आउटसोर्स जो कंपनी होती है, जो फर्म होती है, वो एग्रीमेंट करती है कर्मचारियों से, और साथ में जो टेंडर्स होते हैं, उस टेंडर्स में संबंधित एजेंसियों की, जैसे आपने प्राचार्य महोदय का जिक्र किया, तो प्राचार्य स्कूल शिक्षा के जो पीएस होंगे, उनका एक एग्रीमेंट हुआ होगा। उस एग्रीमेंट में हर टर्म्स कंडीशन मेंशन रहते हैं। उस टर्म्स कंडीशन में लिखा होता है कि ये सुविधाएं उनको अवेलेबल कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है, आउटसोर्स एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई है कि प्रोविजनल रूप से कर्मचारियों को या युवाओं को, बेरोजगार लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, उनको काम दिया जाए, उनका राइट्स दिया जाए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने जो योजना बनाई, तो कुछ कम दाम में, उसका सीधा सीधा आशय है कि जो अमाउंट, जैसे मान लीजिए 1 लाख तनख्वाह है स्कूल शिक्षा में, या 85,000 रुपए सैलरी है, उसमें उन्होंने तय किया कि इस सैलरी में 5 लोगों को हम रखेंगे, तो उन्होंने आउटसोर्स रखा। पर गवर्नमेंट के साथ एक टर्म्स कंडीशन है, वो सुविधाएं जो नियमित रूप से कर्मचारियों को मिलेंगी, वही सुविधाएं आउटसोर्स के कर्मचारियों को मिलेंगी। इसलिए कि देश में सेंट्रल ह्यूमन राइट्स है, स्टेट ह्यूमन राइट्स है, पूरे देश में इनके अधिकारों का हनन न हो, इसलिए आयोग बने हुए हैं। पिछड़ा आयोग बना हुआ है, मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, एससी आयोग बना हुआ है, महिला आयोग, वीमेन कमीशन महिला आयोग बना हुआ है। ये कैसे इनका शोषण कर सकते हैं?
इनके राइट्स का कैसे वायलेशन कर सकते हैं, ये देखने के लिए सेंट्रल आयोग और स्टेट आयोग बने हुए हैं। तो ये उस कंडीशन में लिखा हुआ है, मेंशन हुआ है कि इन्हें हर सुविधाएं वो मिलेंगी। परंतु ये यदि प्राचार्य महोदय कह रहे हैं तो निश्चित तौर से प्राचार्य महोदय को ये बात देखने का अधिकार है कि ये वर्कर, आउटसोर्स के कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या अधिकारों का वायलेशन कंपनी कर रही है या उनके राइट्स का हनन हो रहा, ये देखने का काम उस एजेंसी का है जिस एजेंसी में लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्राचार्य अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते ये कह के कि आउटसोर्स कर्मचारी जो एजेंसी है वो करे। आउटसोर्स एजेंसी भुगतान करती है, पर आप भी जानते हैं कि ये काम वर्तमान में काम किस क्षेत्र में कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में काम कर जो करवाता है, जैसे मान लीजिए स्कूल शिक्षा में है, तो स्कूल शिक्षा के जो प्राचार्य हैं उनके स्कूल है, उसके अंतर्गत जो काम है वो काम करवा रहे हैं। तो इनके वेरिफिकेशन कौन करता है, उनके अटेंडेंस को वेरीफाइड कौन करता है, ये कब आए कब गए इसकी तो उपस्थित का वेरीफाइड करते हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इनके अधिकारों का वायलेशन जो हो रहा है उसके लिए वो नहीं हट सकते, नहीं भाग सकते, ये गलत कह रहे हैं। दूसरी बात कि जो कर्मचारी हैं, जैसे विभागों की बात, जैसे महिला की जो बात आप कर रही हैं कि गर्भवती महिला हो गई हैं या कि उनको कोई भी प्रॉब्लम्स है या मेडिकल प्रॉब्लम्स कोई है, तो वो अपने संबंधित संस्था को पत्र लिख सकते हैं और पत्र लिख के इस संदर्भ में वो दे सकती हैं कि इस संदर्भ में ये मुझे प्रॉब्लम्स है और इतने दिन की मेडिकल लीव, डॉक्टर ट्रीटमेंट की रिपोर्ट देगा और उनको मेडिकल बेड रेस्ट, यदि बेड रेस्ट है, मेडिकल लीव जो भी जैसा भी है वो मेडिकल उनकी फिटनेस आती है तो उसके लिए उनको लीव मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब देश में समानता का अधिकार है, जब देश की 21वीं सदी नारियों की सदी कही गई है, जब नारियों के लिए सदन में राइट्स बन रहे हैं, जब नारियों के लिए सम्मान के लिए देश में एक संविधान में अमेंडमेंट हो रहे हैं, उस परिस्थिति में इस प्रदेश में यदि नारियों को लेकर शोषण होगा, महिलाओं के लिए अपमान की बात होगी, ये अपमान है, ये राइट का वायलेशन है। तो ये एक महिला का अधिकारों का हनन हुआ है और निश्चित तौर से इस संदर्भ में कंपनी के भी रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कि ये इनके पेरेंट्स कुछ हो गया, इनके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो गई तो इनको मेडिकल लीव या मेडिकल भत्ता, TADA जो भी भत्ता है इनको अवेलेबल होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। ये वेतन के अतिरिक्त चीजें हैं, इनकी वेतन, जैसे मान लीजिए इनकी वेतन है 8,000 रुपए या वेतन है इनकी 10,000 रुपए, तो वेतन के अतिरिक्त मेडिकल लीव इनकी मिलनी है, जो अलाउंस है वो इनको मिलेगा। जी बीके माला जी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन महिला की, इसलिए बात कर रहे हैं कि मातृत्व अवकाश या जो ये स्थिति है ये ऐसी होती है कि छिपाया नहीं जा सकता, लोगों को पता है, जो लोग भी उस कार्य को देख रहे हैं उन्हें भी पता है और मानवता के नाते भी व्यक्ति मदद कर देता है ऐसी स्थिति में। लेकिन यदि यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो हमारे आपके पास, यदि यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो जो बाकी के कर्मचारी हैं उनकी छोटी कोई गलती है, बुखार है, कुछ भी है, ऐसी तो कोई समस्या नहीं थी, हम अन्य कर्मचारी जो हमारे आउटसोर्स के हैं या ठेके पे जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें कैसे दबाया जाता होगा, उनके अधिकारों को कैसे हनन किया जाता होगा, ये बड़ा प्रश्न निकल के आता है। यहाँ पर हम शिवेन जी के पास चलेंगे। शिवेन जी, जो ये स्थिति है, अभी हमारा जो वीडियो था उसमें भी जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी स्थिति जब थी तब भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटे, कोई आउटसोर्स के कर्मचारी ना ठेके पे जो लोग हैं वो पीछे नहीं हटे। यदि कार्य बराबर कर रहे हैं और खतरे भी बराबर मोल ले रहे हैं तो उन्हें उनके अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? इन स्थितियों पे क्या कहते हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोविड 2 बार अपनी पूरे राष्ट्र पे आई और बड़े स्तर पे आई, समूचे विश्व पे रही है। तो कोविड जैसी महामारी में हमको भी काम करने का अवसर स्वास्थ्य विभाग में मिला, उस समय मैं कर्मचारी था वहाँ पे। तो मैंने जो देखा, मेरा अनुभव जो रहा है, हम लोगों ने ना तो सरकार के पक्ष में रह के, ना तो प्रशासन के पक्ष में रह के, एज ए मानवता के पक्ष में रह के हमने सेवाएं दी। पर जो आयुष्मान भारत योजना माननीय केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई है पिछले कुछ वर्षों पहले, तो इस योजना के तहत जो इलाज होते हैं तो उस पे कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट कुछ परसेंटेज हो रहा था तो वो तो
उनको मिला, डॉक्टर साहब को मिला, नर्सों को मिला, पर जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको नहीं मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि जो कर्मचारी विभाग में ज़्यादा संलिप्तता में रहे हैं, ज़्यादा करीबी रहे हैं आउटसोर्स के, उनके विभागाध्यक्ष की कृपा से उनको कुछ परसेंट, 100 में 2-4% मिलने का काम हुआ है। तो अभी हम लोगों द्वारा पिछले 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को बड़े स्तर पे आंदोलन किया गया, काम बंद कराया गया, तो तब जाके हम लोगों को तब का हक आज 2% लागू हुआ है, जो अब कितने माह का देते हैं, पिछला देते हैं, वर्तमान का देते हैं, ये कोई निश्चित नहीं है, पर 2% लिखित रूप से आ गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविड जैसे महामारी में जब लोग अपने घर से बाहर निकल के सांस लेना नहीं चाहते थे, तब हमारे आउटसोर्स कर्मचारी बड़े स्तर पे लोगों की सेवा, खाने की व्यवस्था, पहुँचाने की व्यवस्था, उनको स्ट्रेचर में ले जाके बेड दिलाने की व्यवस्था, ऑक्सीजन नेबुलाइज़ कराने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएँ हम बखूबी निभाए हैं। जिसकी डेथ हो गई है उसको उसके स्थान तक पहुँचाने की व्यवस्था, हर कुछ सुविधाओं में हमने भागीदारी अच्छे से निभाई है। पर जो राज्य जिस राज्य में हम काम कर रहे हैं, उस सरकार अपनी ज़िम्मेदारी का पालन नहीं की। केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी लुभावने बयान दिए जाते थे कि जो कोविड महामारी जैसे क्षेत्र में अगर स्थिति जो काम है, कर हाँ। रहे हैं तो उनको हम नियमितीकरण देंगे या कि अन्यत्र भत्ते देंगे, पैसा बढ़ाएँगे, तो ऐसी कोई सुविधाएँ नहीं प्राप्त हुई हैं और उसके शिकार आज भी हम लोग हैं। जो लाभ बोले थे आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके तहत हम आपको लाभ देंगे, तो ऐसी कोई योजना का लाभ नहीं मिला है, वो भी खाने का काम किया गया। पिछली बार अभी माँग किए थे तो उसमें कहा गया था कि वो जो पैसा आया था उसमें हम एक बिल्डिंग बनवाने का काम किए गए थे, पर वो माँग हम निरंतर जारी रखे। तो अभी 2% का डिस्ट्रीब्यूशन शासन द्वारा अनुबंधित कर दिया गया है, पर वो कितने मंद का ये नहीं कह सकते। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे इस महामारी के दौरान कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन से भी चले गए हैं। हुँ। उनको जैसे जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको जो अनुकंपा उनके परिवारजनों को मिलती है, उनको जो पैसा मिलता है शासन के द्वारा, पर हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को ऐसा कुछ नहीं मिलता, मानदेय दिया जाता है। हाँ, मैं एक बात और साफ कर दूँ कि हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, उनके प्रति संस्था या कंपनी कोई ज़िम्मेदार नहीं होती। आपको कभी हुँ। काम में ले लिया जाएगा, कभी बाहर कर दिया जाएगा, आपको अनुशासन डिसिप्लिन बताया जाएगा, अनियमितता बताई जाएगी, पर कंपनी अपने मापदंडों को नहीं बताती कि हमारे ये मापदंड है। जैसे अभी हम लोगों जो पहले पूर्व में कंपनी थी यूडीएस उसमें काम कर रहे थे, उसका वो चली गई, तो उसके उसपे कंपनी आई है एजीएल। जैसे भैया अभी माला भैया बता रहे थे कि कंपनियाँ टाई अप करती हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो जहाँ हम कार्यरत हैं वहाँ पे टाई अप पर ही काम चल रहा है। गवर्नमेंट से टाई अप हाइट्स कंपनी है, वो अपने काम को पेटी पे एजाइल को दे दी है। तो वो 7% ले रही है, इसके बाद एजाइल हमसे हमारा परसेंटेज ले रही है। जो हमारा कलेक्टर रेट है वो 13,000 कुछ अनस्किल्ड पर जाता है। तो वो शासन के द्वारा वो प्राप्त कर रही है, पर अपने रूल रेगुलेशन को लागू करके हमारा हक मानने का काम करती है। वो कहती है हुँ। कि पीएफ काटते हैं, लाइजनिंग का पैसा काटते हैं, ड्रेस का काटते हैं, अ, आपको जो सेफ्टी चीज़ें दी जाती है उसका काटते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काटते हैं। ऐसा कोई प्रावधान आउटसोर्स एसोसिएशन में है नहीं। ये कंपनियों का प्रावधान है पैसा खाने का। लीव का पैसा काटते हैं, ईपीएफ काटते हैं, ₹314 है, 500 काटते हैं और रसीद में हुँ। आता ₹76 ₹75 है। बोनस काटते हैं, 12% है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में वो 12.5 है, उसमें भी कुछ परसेंट मानने का काम करते हैं। हमारी मानसिक मानदेय जो बन रही है उसको अगर 1 लीव हमारी ज़्यादा हो जाती है तो 2 लीव एक्स्ट्रा काट लेते हैं। तो कहीं न कहीं कंपनियाँ अपने माध्यम से वर्करों का पैसा बड़े स्तर पे खाने का काम कर रही हैं। अभी हमने कंपनी अब मतलब जो हम लोग 2 अक्टूबर को आंदोलन किए, उस पे हम लोगों ने पूरा राइट्स जो मजदूर यूनियन संघ का जो राइट्स है उसको सामने रखे। तो उसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आई कि कंपनियाँ अपने जो नियम लागू कर रही हैं वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है, मजदूर यूनियन संघ के खिलाफ है। तो शायद कंपनियों को फटकार भी शासन द्वारा लगाई गई या कि प्रबंधन जहाँ हम काम कर रहे हैं उसके द्वारा लगाई गई हैं। तो मेरा कहना ये है कि शासन जिन कंपनियों को या तो जनरेट कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो काम कराएँ, उनका स्तर है। तो जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी आप कह रहे थे, उनसे बात हुई है, तो वो कहें कि हुँ। जो मानदेय हमको कंपनियों को दे रहे हैं आप, वो हमको दें, हम काम करें। ये हम भी हुँ। माँग रखे हैं। माननीय कमिश्नर साहब के पास भैया के नेतृत्व में हम लोगों ने ये माँग रखी है कि अगर अनस्किल्ड पर्सन को 13,000 दे रहे हैं, स्किल्ड को आप 18,000 दे रहे हैं और 22,000 दे रहे हैं, तो वो मानदेय सीधे हमको
मेडिकल कॉलेज प्रदान करे, हम उसी मानदेय पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमको टीए, डीए जो भी है भत्ता, वो कब सरकारी कर्मचारी की तरह दें, पर जो दे रहे हैं उनको, वो हमको दें। वो लगभग 5,000 रुपए 88 8 5 लगभग 5,000 रुपए नहीं प्राप्त होता। वो 13,000 में लेते हैं, देते 8,000 हैं, 18,000 में लेते हैं, देते 11,000 हैं। तो ये अनियमितताएं हैं, इसको खत्म करके हम लोगों को सीधे मेडिकल कॉलेज से जोड़ने का काम करें। निश्चित। जब राशि वहां से आ रही है तो वो बीच में कट के क्यों मिले? यदि जी, सीधे बिल्कुल। सरकार भुगतान करती है तो जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी लाभ होगा और उनकी क्षमता बढ़ेगी, वो उत्साहित होंगे तो वो कार्य और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। बीके माला जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। देखिए, आपने पहली बात कही महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा पोषण आहार, आप देखते हैं कि गांवों में आंगनवाड़ी, शहरों में आंगनवाड़ी केंद्र खुले हैं। उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जब 1 माह की प्रक्रिया हो जाती है, बच्चे गर्भवती महिलाएं हो जाती, तब से उनको पोषण आहार, उनकी बॉडी चेकअप, पूरे शरीर की चेकअप, मेडिकल चेकअप होता है। उसके लिए आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके घर जाती हैं, उनका पंजीयन करती हैं और इनरोल करने के बाद उन्हें वो सुविधाएं जो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा दी जाती हैं, यानी उनके पास विटामिन सी, विटामिन डी, व कोई भी चीजें हैं जो मेडिकल के उपलब्धता है, वो आशा कार्यकर्ता उपलब्ध कराती है और मेडिकल चेकअप करती हैं। वहां पे जो अन्य नर्सें होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराती हैं। ये सुविधाएं समूचे प्रदेश में सभी महिलाओं के लिए अवेलेबल है। सभी महिलाओं के लिए, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे जो भी होना चाहिए, ये उनको उनके आहार से उनके ताकि हमारे देश में जो लड़के कुपोषित हो रहे हैं, जो विकलांग हो रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी किसी प्रकार की विकलांग नहीं होनी चाहिए। यानी कुपोषण के खिलाफ समूचे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है। उस कुपोषण के लिए पोषण आहार की व्यवस्थाएं हमारे देश में की जा रही हैं। यदि इस प्रकार का कोई किसी महिला के अधिकारों का वायलेशन किया जा रहा है, अधिकारों का शोषण किया जा रहा है, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये उनके खिलाफ प्रथम प्राथमिकी दर्ज हो जानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो आउटसोर्स के जो टेंडर्स होते हैं, वो टेंडर्स में जो रेगुलेशन होते हैं वो श्रम अधिनियम के अंतर्गत होते हैं। ये जो कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, अभी आप शिवेन जी कह रहे थे कि हम श्रमिक हैं या आउटसोर्स कर्मचारी, ये भी एक श्रमिक है। जैसे श्रम विभाग में जो कुशल श्रमिक होते हैं, अकुशल श्रमिक होते हैं, जिस ठेकेदार के यहाँ होते हैं उसका पंजीयन होता है और पंजीयन की एक सूची हर डिस्ट्रिक्ट श्रम ऑफिस में होती है, लेबर ऑफिस में होती है। और उस लेबर ऑफिस की सूची में यदि वो लेबर उस दिन नहीं जाता तो भी उसको सरकार भत्ता देती है। श्रम कार्ड बनते हैं, श्रम कार्ड से उनके बच्चों को, उनके परिवार के लिए, यहाँ तक कि उन्हें अनाज, गेहूं वगैरह गांवों में, शहरों में अनाज देने के प्रावधान है। उनको दूरस्थ यदि क्षेत्र में रहते हैं, दूरस्थ क्षेत्र में आने में असुविधाएं होती हैं, वो भत्ता वगैरह मिलने का प्रावधान है। उनके बच्चों को पढ़ाने का काम सरकार करती है। तो इसी प्रकार जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, वो आउटसोर्स के कर्मचारियों को, ये कुशल श्रमिक हैं, शिक्षित कर्मचारी हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को भी सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है वो इनमें भी लागू होते हैं। और इसके लिए जो कंपनियां हैं उनकी लायबिलिटी है कि इनके एग्रीमेंट होते समय वो टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। पर समूचे मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ शोषण हो रहा है। आज एक दूसरा बड़ा विषय है कि सरकार कहती है बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। ये आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं, इनके लिए टेंडर किया जाना चाहिए। टेंडर कैसा होना चाहिए? ये टेंडर को जाने कि आखिर हमारे विषय को जो टेंडर किया गया है, हम किस स्तर की शिक्षा अर्जित किए हैं, हमारे पद जो सृजित हो रहे हैं, तो वो पद किस पद के हम पात्रता रखते हैं। तो सीधे तौर से जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट की कॉपी इनके पास होनी चाहिए, एग्रीमेंट की जानकारी इनके पास होनी चाहिए। पर किसी का ये मेडिकल वर्क आउटसोर्स नहीं है, ये मध्य प्रदेश के सभी विभागों में आउटसोर्स है। मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि यहाँ तक कि विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश के राजभवन में आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो आउटसोर्स का पूरी तरह पूरे देश में पूरी तरह लगभग ये मान लीजिए कि 80% सभी विभाग आउटसोर्स में चले गए, यानी ठेके पे चले गए। तो जब ठेके पे चलेगा, निजी पूंजी पे चलेगा, तो निश्चित तौर से शोषण होगा।
एक बड़ा ठेकेदार, कुछ ठेकेदार मिलकर आमदनी अर्जित करेंगे। तो ये अंग्रेजों का जो नियम था, जो अंग्रेजों का शासक था, वो भी हमारे देश में लागू होने जा रहा। कुछ लोग, विदेशी संस्थाएं आई, विदेशी संस्थाएं अपने रेगुलेशन से लोगों को चलाने लगी। यानी आने वाला समय, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, जब हमारा देश परतंत्र था, हम आजादी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो अंग्रेजों के द्वारा इसी प्रकार आउटसोर्स में जो बड़े पूंजीपति होते थे, उन लोगों को काम दे दिया करते थे। या बड़े पूंजीपति, बड़े जो लैंडलॉर्ड होते थे, वो छोटे छोटे कर्मचारियों से या सूबेदारों से काम कराते थे। वही आउटसोर्स कर्मचारियों से टेंडर से रूप में, ये टेंडर से रेगुलेशन बना दिए गए। इसी प्रकार समूचे देश में युवाओं के साथ छला जा रहा, बेरोजगार युवाओं के शोषण हो रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। और ये आउटसोर्स तो शोषण करने का एक अभियान है। ये जैसे मध्य प्रदेश में हर विभागों में पद रिक्त हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। सरकार को जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही उसे पद भरने चाहिए, पर सरकार के द्वारा पद कम किए जा रहे हैं। जैसे एक ज्वलंत उदाहरण हम आपको रीवा का देते हैं। रीवा में 27 लाख पॉपुलेशन है, 27,78,000 कुछ पॉपुलेशन, लगभग 19-20 हो सकती है, ये पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। इसी आधार में एक विभाग का आंकड़ा देते हैं, रीवा में पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट में वर्तमान में 1700 कर्मचारी अधिकारी मिला के हैं। 27 लाख में 1700 कर्मचारी अधिकारी हैं। आपने कल एक घटना देखी होगी ढेका की, मैं जिक्र कर रहा हूं कि कल लॉ एंड ऑर्डर क्या है। यदि आपके पास पूरे कर्मचारी बल होते, हर थानों में, हर विभागों में कर्मचारियों का अभाव है, अधिकारियों का अभाव है, एक ही कर्मचारी पूरे काम कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, शारीरिक रूप से हरासमेंट हो रहा है, तो मानसिक शारीरिक रूप से लोग तनाव में आ रहे हैं। 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से आदमी रीवा में आ रहा। आउटसोर्स का जो वेतनमान है 8,000 रुपए वेतनमान है। तो जो सुविधाएं हैं आज के समय में, इस दौर में, ये इनके अधिकारों का वायलेशन ही तो क्या है। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आउटसोर्स से लोगों का शोषण हो रहा है। जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, जिस एजुकेशन ने उन्होंने, जैसी एजुकेशन उन्होंने अर्जित की है, जो लड़का पीएचडी है, जो लड़का जीआरएफ है, जो लड़का नेट है, जो लड़का लॉ है, जो लड़के एलएलएम है, आज उनकी कंडीशन देख लीजिए। ये बहुत सारे लड़के पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने एक सपना सोचा था कि हम रिसर्च करके बड़े बड़े अखबारों में जाएंगे, देश में बड़ा काम करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। आज वो आउटसोर्स के कर्मचारी के रूप में महज 8,000 से 15,000, 10,000 के वेतनमान में काम कर रहे हैं। और उस वेतनमान में आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि आज का जो सरकार का वेतनमान है, यदि एक व्यक्ति को 50,000 रुपए यदि इनकम से नहीं है, उसका परिवार नहीं चलेगा। ये मैंने कम आकलन की बात की है। तो चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो न्यूनतम व्यक्ति परिवार का हो, तो ऐसे में 8,000 से 10,000 के बीच में, या 10 से 20,000 के 18,000 के बीच में कैसे परिवार चलेगा। तो ये अधिकारों का शोषण नहीं है। हम मानवाधिकार बना रहे हैं, हम महिला आयोग बना रहे हैं, हम जाति आधार में आयोग बना रहे हैं। तो हर तरह से हमारे अधिकारों का, हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, अधिकारों का शोषण हो रहा। तो इस विषय पर, और आने वाली युवा पीढ़ी, इससे कुठाराघात हो रहा, उनके मानसिक तनाव हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो लड़के नए नए जनरेशन के हैं, वो उनमें मानसिक रूप से तनाव होने के कारण वो अन्य प्रक्रिया कर रहे हैं या मेडिकल नशा कर रहे हैं। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपका, रीवा डिवीजन में एक नशे की लत बड़ी तेजी से बढ़ रही। मैं उस विषय पर रिसर्च कर रहा था। गांव-गांव, मोहल्ले जाके मैंने टीम बना के रिसर्च की, तो मुझे पता चला, लड़कों ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं है, यदि मुझे काम मिल जाता तो मैं इस दिशा में न जाते। आज ये पद्धतियां हैं कि वो लड़के, जो लड़का तकनीकी शिक्षा में टॉप किया है, उसने इंजीनियरिंग की है, उसने मेडिकल के फील्ड में गए हैं, या कि पीएचडी किया हुआ है, नेट है, जीआरएफ है, ऐसे लड़के वंचित हैं। तो ये क्या करेंगे जब वो कुंठित हो रहे हैं। आपने कोटा में देखा होगा, जो लड़के किन्हीं कारणों से कम अंक पाते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये कोई नहीं जानने की इच्छा कर रहा कि आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही।
मर कायम हो जाते, FIR हो जाते, फाइलें दब जाती हैं। इसके पीछे पता लगाने की आवश्यकता है कि 18 वर्ष से 35 ईयर की युवा आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि अन्य प्रोसेस करने में, अपने परिवार के साथ बैठने में, नजर मिलाने में, बात करने में पीछे हट रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है, इसको समझना होगा। और आपके चैनल के द्वारा जो रिसर्च चल रही है, जो शोध चल रहा है, जो लोगों को ये जानकारी दी जा रही है, इस विषय पर बड़ी गंभीरता से हर लोगों को पता लगाना होगा, शोध करना होगा कि आखिर ये क्यों हो रहा। तो आउटसोर्स कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा, उनके राइट्स का, अधिकारों का वायलेशन हो रहा। और निश्चित तौर से चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे जो भी हो, सरकार के एग्रीमेंट में जो कंपनी एग्रीमेंट कर रही, वो एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये जरूर है कि इनको इनका वेतन सही नहीं मिल पा रहा, इनको अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। जी, जिस प्रकार से बीके माला जी ने बताई हैं बातें, हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो बातें हैं, जो वो रखना चाहते हैं और सुनी नहीं जा रही हैं, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि वो मुद्दा महत्वपूर्ण होगा विंध्य के लिए और आपके लिए, हम निश्चित ही उसकी पड़ताल करेंगे और अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। विंध्य की आवाज को ज्यादा से ज्यादा मजबूती दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो भाई हैं और जो इसमें काम कर रहे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये केवल अपने हक की बात कर रहे हैं, अधिक ना मिले तो जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, वो उनको निश्चित ही मिलना चाहिए। अब आप देखिए कि 35 वर्ष हो गए हैं। हम रिपोर्ट में देख रहे थे, हमारे रिपोर्टर्स थे फील्ड में, उन्होंने बताया कि 35 वर्ष से लोग काम कर रहे हैं और एक ही पद में है और वेतन भी नहीं बढ़ी हुई है। 8,000 रुपए में आप स्वयं सोच सकते हैं कि कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसा उनका भविष्य होगा। तो क्या हमारे हित में है, क्या हमारे बच्चों के हित में है, क्या हमारे क्षेत्र के हित में है, इसे हमें समझना होगा, सोचना होगा। शिवेंद्र पांडे जी, हमारी इस चर्चा में आपकी वो कौन सी बातें हैं जो आप रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें, कि आपका हक ये तो निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आउटसोर्स सभी कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि सबसे पहले वो आउटसोर्स है क्या उसके बारे में जानें, उसके क्या प्रावधान हैं, क्या राइट्स हैं, शासन, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, और श्रम विभाग की गाइडलाइंस क्या है, कंपनियों की गाइडलाइंस क्या है। जब वो दोनों को मेल करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो डिफरेंस है या कि उनकी जो क्षमता है उनके सामने आएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आउटसोर्स के जितने कर्मचारी हैं, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में जो 12 लाख कर्मचारी हैं लगभग कर्मचारी हैं, तो उनको जो मानदेय वार्षिक मिल रहा है या कि मानसिक वेतन मिल रहा है, तो उससे हम अपने घर का तो ना तो पालन पोषण कर सकते हैं, ना तो उनको उचित शिक्षा दिलवा सकते हैं, ना तो स्वास्थ्य की सुविधा दिलवा सकते हैं, ना कि अच्छे कपड़े पहना सकते हैं। हम किसी प्रकार से स्टैंडर्ड जीवन नहीं जी सकते। हाँ, हम 2 रोटी जुटा सकते हैं, जो उनको भी खिला सकते हैं, अपने को खिला सकते हैं, पर जो पोषण की गाइडलाइंस है, जो हमें प्राप्त होना है 21 कैलोरी 24 कैलोरी, उसके अंतर्गत हम भोजन भी नहीं दिला सकते उनको। तो हम आपके माध्यम से अपने समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि इस क्षेत्र का अध्ययन करें और आह्वान करें और हमारे साथ वो भी आवाज बनने का काम करें, अपना हक मांगने का काम करें, शासन से, प्रशासन से, क्षेत्र से, संस्था से, लोगों से, और ताकि वो अपना हक प्राप्त करें और अपने खुद को आगे ले जाएं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को। तो मैं उनसे यही निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जन जागरूकता के अभियान में आगे आएं और अपने हक की मांग करें। निश्चित, शिवेंद्र जी ने जैसा कहा है यहाँ पर कि वो बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको पूर्ण करना मुश्किल हो जाता है इस वेतनमान में और इस तरह की स्थिति में। तो सरकार को निश्चित ही ध्यान देना होगा, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें ध्यान देना होगा। बीके माला जी, ये जो आउटसोर्स की व्यवस्था है, वो स्वास्थ्य विभाग की हो, शिक्षा विभाग की हो या अन्य किसी विभाग की हो, हम सभी की बात करते हैं, समग्र रूप में बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कंपनियों को कार्य दिया जा रहा है और सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है, उसी प्रकार से पैसा खर्च हो रहा है। तो ये पूंजीपति लोगों को बढ़ावा देना या कंपनियों को अकेले बढ़ावा देना,
एक कुछ समय के लिए तो व्यवस्था मान सकते हैं आपकी, चलिए तुरंत में सरकारी भर्तियां यदि नहीं है, प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन 35 साल आउटसोर्स रखना, 10 साल 12 साल आउटसोर्स रखना, ये एक बड़ा सवाल छोड़ता है। क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये बड़ा विषय और गंभीर है, लाजमी भी है कि आपके यहाँ कोई कर्मचारी का अभाव है तो अस्थायी व्यवस्था के लिए प्रोविजनल चीज व्यवस्था में आप किसी को रख सकते हैं, परंतु आप किसी के रेगुलर नियमित तरीके से उस कर्मचारी को रखना, उसका हक ना देना, उसका पूरा जो राइट्स है, जो जिसके लिए फुलफिल कर रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, तो ये एक तो पहले उसके राइट्स का वायलेशन है। दूसरी बात, सरकार निश्चित तौर से ये शोषण कर रही है और सरकार गुमराह कर रही है, इसलिए कि जब 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 कोई पूंजीपति ठेके में कोई काम चलेगा तो ठेके का काम एक अस्थायी व्यवस्था होती है कि कुछ दिनों के लिए उसे ठेका दिया जाता है, उस काम को पूरा करके वो चला जाता है। तो जब काम करके पूरा चला जाता तो उसकी लायबिलिटी उस काम के लिए नहीं मानी जाती, वो निश्चित समय की लायबिलिटी निश्चित होती है कि इस रोड का टेंडर हुआ है, इस काम का टेंडर हुआ है, इस टेंडर का अनुपात होता है, उस टेंडर समाप्त होने के बाद चला जाता है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। उसी प्रकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लगातार यदि आप एक बड़े समय के लिए आप कर रहे हैं, समय दे रहे हैं कि इनको रेगुलर के रूप में हम निश्चित तौर से जो शासन के रेगुलेशन है रिटायरमेंट की 60 वर्ष थी, पहले 58 थी, फिर इसके बाद 60 बढ़ी, फिर 62 बढ़ी, लगभग 62 ही अभी भी है। तो सरकार इस संदर्भ में यदि ये तय करना चाहती कि आउटसोर्स के सहारे हम प्रदेश को चलाएंगे तो आने वाला समय निश्चित तौर से एक महामारी की तरह बेरोजगारी की तादाद बढ़ेगी, लोगों में जनसंघर्ष होंगे, आपस में मतभेद पैदा होंगे, विभागों के प्रति कोई किसी की लायबिलिटी नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई जवाबदेही नहीं तय करेगा, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे जो कोई विभाग हो, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें रिकॉर्ड्स रहते थे वो लीकेज होंगे, लोग अपने कार्यों को कार्य तो करेंगे पर सरकार की एक व्यवस्था होती थी, उस व्यवस्था से सरकारें नहीं चलेंगी और आने वाला समय कोई भी किसी का अधिकार नहीं समझा जाएगा। और वो आउटसोर्स कर्मचारी को जब उनका वेतनमान नहीं मिलेगा, उनका अधिकार नहीं मिलेगा, वो अपने कर्तव्य के लिए तो संकल्पित है। शिवेन जी ने भी एक बात कही, कोविड महामारी जैसी समस्या में ये संविदा कर्मचारी के रूप में, आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में लोग काम कर रहे थे, इन्होंने देश के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का काम किया, पर क्या इनको वो सुविधाएं जो रेगुलर नियमित रूप से मिलनी चाहिए, क्या इनको मिली? आज इनके जहन में, आज इनके दिमाग में एक बात बढ़ रही है कि इनके साथ, इनके अधिकारों के साथ इन मतभेद किए जा रहे हैं, इनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा, तो इनके दिमाग में मानसिक रूप से ये तैयार हो रहे हैं कि हमारे साथ हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा। तो ये क्यों? सरकार के प्रति इनकी क्या लायबिलिटी होगी? सरकार के प्रति इनकी जवाबदेही भी नहीं होगी। तो इस उद्देश्य से सरकार की आने वाला भविष्य खतरे में है और आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में अस्थायी व्यवस्था हो सकती है, पर रेगुलर नियमित रूप से 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए आउटसोर्स कर्मचारी या 5 साल के लिए किए जा सकते हैं, पर नियमित रूप से सरकार यदि ये चाह रही है कि 35 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष के लिए हम करेंगे तो निश्चित तौर से ये गलत है, ये अधिकारों का शोषण है, हनन है। जी, निश्चित ही सरकार को एक स्थायी व्यवस्था करनी होगी और सोचना होगा उन सभी के विषय में। आज कर्मचारी में भेद हो गया है, नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, कितने तरह के कर्मचारी बनेंगे, आपस में ही लोग एक ही कार्य कर रहे हैं और उसी में मतभेद होगा। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है हमारे जो भी व्यवस्था में लोग बैठे हैं उनके लिए भी, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं। आप जो ये बातें हैं कितनी महत्वपूर्ण है, आप उनको लेके क्या समझते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आप अपनी कला संस्कृति को लेके क्या सोचते हैं, क्या उसके विचार रखते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई वीडियो मैसेज है तो आप हमारी चैनल की ईमेल आईडी में मैसेज करें। आप विंध्य की आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका कर्मचारी जिन्हें उनका हक मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, और निश्चित ही इसके लिए बोलना होगा, संगठित होना होगा, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में अपना पंचित शो में हमारे दोनों विशेषज्ञ जुड़े। बीके माला जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवेन पांडे जी आप हमारे साथ रहे इस चर्चा में, आपका भी धन्यवाद।
साथ ही जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। और आप अपनी आवाज को संगठित करिए, मजबूत करिए, तभी कुछ निष्कर्ष निकलेगा और कुछ परिणाम आएंगे। क्षणिक मुद्दों में और प्रलोभनों में ना फंसें। जो मूल मुद्दे हैं उनको ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र के लिए, आपके बच्चों के हित के लिए क्या बेहतर है, आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है, उसे हमेशा याद रखें। आज के लिए अपना पंच शो में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए मुद्दे के साथ जो होगा आपके लिए महत्वपूर्ण, विंध्य के लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।